जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का केस जरूर करती हैं, जो कि बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी था वो अब खत्म हो चुका है और इसकी जगह नया कानून लागू हो गया है, जो कि है सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसे में कोर्ट वाइफ के मेंटेनेंस को डिसाइड करते टाइम इस बात पर ध्यान देती है कि हस्बैंड की इनकम कितनी है, यानी कि हस्बैंड का जो पे पैकेज है वो कितना है, हस्बैंड का लाइफस्टाइल कैसा है, हस्बैंड के एसेट्स कितने हैं, हस्बैंड के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं और हस्बैंड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या है। और ऐसे में अक्सर जो कोर्ट्स हैं वो इस बात को भी इग्नोर करती हैं कि वाइफ की कितनी इनकम है, वाइफ कितना कमाती है या फिर वाइफ की कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ऐसे में अभी रिसेंटली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की हस्बैंड्स के फेवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में कुछ गाइडलाइंस दी है, जो कि हस्बैंड के काफी काम आ सकती है अगर उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और वो क्या गाइडलाइंस कोर्ट के द्वारा दी गई है ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है किरण गुप्ता एंड अनदर वर्सेस रामजी गुप्ता। 2 अगस्त 2024 को ये जजमेंट आई थी। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में पार्टीज की 1993 में शादी होती है, जिसके बाद 1994 में 1 साल बाद उनको एक लड़की होती है आस्था। लेकिन लड़की होने के कुछ टाइम के बाद ही 1994 में ही उनके डिस्प्यूट्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि जो वाइफ है वो अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल करते हैं। और जैसा कि आप सबने देखा होगा, आपको पता होगा कि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर पति अपनी वाइफ के ऊपर डिवोर्स का केस करता है, वहीं वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के ऊपर मल्टीपल लिटिगेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे कि वो 498A का केस कर देती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, या फिर मेंटेनेंस का केस तो वो करती ही करती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। इस केस में भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है, जिसके बाद जो फैमिली कोर्ट है वो वाइफ के फेवर में 500 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस लगा देती है। लेकिन जो वाइफ है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है और जो वाइफ है वो सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है अपनी मेंटेनेंस को बढ़वाने के लिए, जिसके बाद जो फैमिली कोर्ट है वो वाइफ की मेंटेनेंस को बढ़ा के 1000 रुपये पर मंथ कर देती है। और इसके बाद जो हस्बैंड है उसको क्रुएल्टी के बेसिस पे डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन वाइफ इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लेकिन वहां पे उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है, इसलिए उन दोनों का तलाक फाइनली हो जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि मेंटेनेंस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ती है। और जब भी हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देता है तो वाइफ जो है वो एक एग्जीक्यूशन पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देती है, जिससे परेशान होकर, जिसके डर से हस्बैंड को मेंटेनेंस देनी पड़ती है। एक ऐसी ही एग्जीक्यूशन पिटीशन के दौरान दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज यानी कि सेटलमेंट हो जाता है और ये डिसाइड होता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को 1,40,000 रुपये एज अ परमानेंट सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट एलिमनी अमाउंट देगा, जिसके बाद वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से कभी भी कोई भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी। इसके बाद फैमिली कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज के सेटलमेंट और उनके कॉम्प्रोमाइज को देखते हुए ये ऑर्डर करती है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को 1,40,000 रुपये एज अ एलिमनी वन टाइम अमाउंट देना होगा।
लेकिन इस 1,40,000 अमाउंट में से 38,000 रुपए जो कि हस्बैंड ने अपनी डॉटर को एज ए मेंटेनेंस दिया था वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन वाइफ जो है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए वो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो वाइफ है वो कहती है कि मेरे पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, मैं एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर हूँ, और जबकि मेरा जो हस्बैंड है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो एक क्लर्क है। जिसके बाद हस्बैंड कहते हैं कि मैं 2022 में कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एज अ क्लर्क रिटायर हो चुका हूँ, और डिवोर्स के बाद मैंने दोबारा से शादी कर ली थी, जिससे मुझे 3 बच्चे भी हैं। उसमें से 2 बच्चे स्पेशल है, उनकी स्पेशल केयर भी करनी पड़ती है। इस तरह से मेरे ऊपर अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों की लाइबिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ मेरी एक विडो सिस्टर भी है जो कि मेरे साथ रहती है, तो मेरे ऊपर उसकी भी लाइबिलिटी है। ऐसे में मेरे को सिर्फ 7500 रुपीज एज अ पेंशन मिलती है, जिसमें हमारा गुजारा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में काफी टाइम से ये केस चल ही रहा होता है कि हस्बैंड जो है वो एक समझदारी का काम करता है। हस्बैंड जो है वो 50,000 रुपए और अपनी वाइफ को एज अ परमानेंट एलिमनी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका ये कहना होता है कि वाइफ को एक अंडरटेकिंग कोर्ट में देनी होगी कि इसके बाद वो मुझसे एज अ मेंटेनेंस कोई भी अमाउंट क्लेम नहीं करेगी, और मेरे अगेंस्ट जो भी मेंटेनेंस या एलिमनी जो भी केसेस पेंडिंग है वो उनको विड्रॉ कर ले। जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि 1 महीने के अंदर हस्बैंड को अपनी वाइफ को 50,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने होंगे। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट भी ये मानती है कि कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा एक ह्यूमन की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस देती है जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी चाहिए, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना होता है कि कोर्ट्स को वाइफ की मेंटेनेंस डिसाइड करते हुए सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की इनकम या फिर हस्बैंड का जो पे पैकेज है उसकी तरफ ही ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट्स को हस्बैंड की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितनी उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है, और कितना टाइम उनके डिवोर्स को हो चुका है, कितने टाइम से वो अलग रह रहे हैं, और किस बेसिस पे डिवोर्स मिला है, और वाइफ की कितनी इनकम है, वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वाइफ का क्या लाइफस्टाइल है, और वाइफ की कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इन सब बातों पे कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और इस बेसिस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये जजमेंट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।